हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो गाइस आज मैं नया मानवा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस मानवा का नाम है द विलन्स मे कमेंस। तो बिना किसी देरी किए हम शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एम्पायर की वेस्टर्न बॉर्डर पर डची ऑफ लिलोनिया एकेडमी मौजूद है, पर लोग इसे ज़्यादातर आइवरी टावर ऑफ कंट्री साइड के नाम से ही जानते हैं। फिर हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कहती है कि लेकिन अब मेरी रिसर्च लैब में कोई घुस आया है, और फिर वो कहती है क्या हुआ। फिर कोई कहता है कि गद्दार को ख़त्म कर दो और फिर जिसका नाम फिली है उसे कैप्चर कर लो। फिर हमें हमारी फीमेल लीड के बारे में बताया जाता है, प्रोफेसर ऑफ मैजिक इंजीनियरिंग कियाना एली फ्रीली। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, फीमेल लीड कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो बास्टर्ड, क्या तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना है? मुझे छोड़ दो वरना मैं अपने मैजिक टूल से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? फिर उनमें से कोई एक कहता है कि इस कैरी फिलिपा देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, और हमारी फीमेल लीड कहती है क्या? फिर फीमेल लीड बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर ड्यूक्स कैरी फिली सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करने वाले इंसान हैं, पर मेरे फादर को गायब हुए महीने हो गए हैं, पर मेरे दो ब्रेथलेस भाई बहनों ने अपनी छाप छोड़ दी है। पर लेकिन मेरी कज़न मेलिसा फ्रेली, उसके पास इतनी ज़्यादा होली पावर थी कि लोग उसे सेंटेस समझते थे। मैं हाउस फ्रेली पर एक अकेली थी जो फिट नहीं बैठती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया, पर अब वो हाउस फ्रेली पर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। फिर उनमें से कोई कहता है ट्रेटर्स को एम्पायर में वापस संबंध किया गया है, हम फांसी को डिले नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करो। और फिर फीमेल कहती है क्या फांसी? फिर फीमेल एक पीछे मुड़ती है और उसे डीन दिखते हैं, वो डीन को बुलाती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि डची की लॉ के हिसाब से जब प्रोफेसर काना फिरली की मृत्यु हो जाएगी तब सारी पेटेंट्स अकेडमी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, है ना? फिर उसके सामने वाला पर्सन कहता है कृपया यह ना भूले कि हमने इस सहायता करने पर आपकी सहमति जताई थी। फिर फीमेल लीड कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इस रास्त्रों के बारे में पहले क्यों नहीं पता, जिसके बारे में पूरे कॉन्टिनेंटल को पता है। मुझे याद है कि उन्होंने दावा किया था कि न्यूज़पेपर समय से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि पूरी सड़कें खराब हालत में हैं। इन सब के पीछे पक्का डीन होना चाहिए। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है, मैं एक ब्रिलियंट मैजिक इंजीनियर थी, एक पायनियर जो सबसे आगे रहती थी उस जगह में जहाँ पे फिजिक्स और मैथ का यूज़ मैजिक टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से मेरे नाम के इम्प्रेसिव नंबर से कुछ पैटर्न थे। ये हाउस फ्रीली से भागे हुए 7 साल हो गए हैं जब मैंने अपनी अकेडमी को घर मान लिया था। लेकिन डीन जिसने मुझे हमेशा एक जीनियस की तरह प्रेस किया और धीरे धीरे वो मेरा फादर जैसा बनने लग गया। पर लेकिन अब वो उसे कहती है कि अरे हरामी, तूने मुझे सच में पैसे के लिए बेच दिया। तू इतने समय से मेरा फ़ायदा उठा रहा था। मैं नर्क से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी और तुझे तेरी लाइफ में कभी चैन से सोने नहीं दूंगी। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि तू और तेरी संतानें कर्ज हो नहीं। इसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा दुष्ट और ख़तरनाक शैतान से सौदाई क्यों ना करना पड़े। फिर फिल्मिलिटा में बताती है कि 23 साल की उम्र में जब मैं प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थी दूर एक छोटी सी टची में मौजूद अकेडमी में, तभी मुझे अचानक से वापस एम्पायर बुला लिया गया और मुझे फांसी की सज़ा सुना दी गई। फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और वो सोचती है कि सोचा भी नहीं था एम्पायर पहुंचते मुझे इतनी बुरी हालत में कैद कर दिया जाएगा। क्या ये एम्पीरियल पैलेस का अंडरग्राउंड डंजन? फिर उससे पीछे से एक लड़की बुलाती है कियाना। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहती है सच में ये तुम ही हो, है ना? उन्होंने तुम्हें भी पकड़ लिया। और वो थी मेलिसा फ्रेली, कियाना की कज़न, सेम उसी की एज की, जिसके पास बहुत सारी होली पावर थी। हीरो स्माइल करते हुए कहती है मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो उससे अपना हाथ वापस लेते हुए कहती है क्या यही तुम्हारा तरीका है वेलकम करने का? क्या तुम इतने दिनों से मुझे कोस रही थी क्या? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि ग्रैंडफादर पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया है। फिर मेलिसा रोते हुए कहती है कि तुम जानती हो ना वैसा नहीं कर सकते, हमें पक्का फंसाया गया है। मुझे सब पता है, मुझे सारी सच्चाई पता है। फिर कियाना कहती कि मेलिसा रोना बंद करो, बकवास मत करो, एक बार तो लॉजिक के साथ बात करो।
फिर मेलिसा कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम हमेशा की तरह इतनी सख्त और तीखी बातें करती हो। फिर मेलिसा कहती है कि कल ही मुझे प्रिंस हीटन ने बताया था कि उन्होंने हमारी फैमिली को फंसाया। फिर कियाना कहती कि क्या उस बास्टर्ड ने तुम्हें ये क्यों बताया? चिरपी का कहना है कि पहले मैंने उसे रिजेक्ट किया था। उसके हिसाब से वो एक ऐसा इंसान है जो पुरानी बातें नहीं भूलता और शायद जाते जाते मुझ पर स्टैप करना चाहता था। और फिर कियाना कहती है वाओ। फिर हमें चिरपी के बारे में बताया जाता है मेलिसा का समन किया गया एक क्रिएचर जो एक येलो लार्क है, फिलहाल बेरियो की वजह से वो अभी बेहोश पड़ा है। फिर कियाना कहती है मुझे लगता है ग्रैंडफादर बूढ़े होते जा रहे हैं, तभी तो वो इतनी आसान से चाल पर फंस गए। मैंने तो हमेशा ही उन्हें तेज और समझदार माना था। एनीवे प्रिंस हीटन हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेलिसा कहती है ग्रैंडफादर की तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही है और प्रिंस हीटन पर पहले से ही बहुत दबाव है। उन्हें लगा होगा कि हम उनका साथ देने की जगह क्राउन प्रिंस का साथ देंगे। और फिर कियाना कहती है सच में वो तो बहुत बड़ा पागल है। फिर बाहर से आवाज़ आती है एग्जीक्यूशन का टाइम हो गया है, प्रिजनर्स को बाहर निकालो। ये मेलिसा घबराते हुए कहती है कियाना कि ये सच में एंड है, मुझे मरना नहीं है। कियाना कहती है बकवास करना बंद करो और मेलिसा उसकी बात काटते हुए कहती है मैं यहाँ से एस्केप करूँगी, मेरे पास होली पावर है, अब मुझे पता है। और फिर कियाना कहती है उसकी आंखों के साथ क्या गलत है? क्या वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है? उसे सच में लगता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम में वो यहाँ से भाग पाएगी? वो तो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुकी है। फिर मेलिसा कहती है कि मुझे पहले ही मोनेस्ट्री में चले जाना चाहिए था, चाहे मुझे जंगल में ही क्यों ना भटकना पड़ता पूरी जिंदगी। अगर मैं सेंटेंस बन जाती और फ्रीली परिवार का नाम छोड़ देती तो कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर तो बिता पाती। फिर कियाना मेलिसा को जोर से हिलाते हुए कहती है कि होश में आ जाओ, अगर तुम टाइम में वापस नहीं जा सकती तो ये मोनेस्ट्री में जाने के लिए बहुत देर हो गई है। फिर मेलिसा कहती है दैट्स टाइम ट्रैवल, मेरे पास बहुत बड़ी होली पावर है, आफ्टर ऑल एक बार टाइम को पीछे करने का तो ट्राई कर ही सकते हैं। मैं 1 साल वापस टाइम में पीछे जाऊंगी अपनी सारी मेमोरीज के साथ। फिर सीधा मोनेस्ट्री जाऊंगी और हाउस फ्रीली से सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। फिर मेलिसा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और फिर कियाना अपने मन में सोचती है ये लाइट कहाँ से आ रही है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर कोई कहता है कियाना खड़ी उठ जाओ। फिर उसकी आंखें अचानक से खुलती है और फिर वो कहती है अकेडमी, मैं तो अभी टेंशन में थी। फिर वो पर्सन कहता है कि कियाना मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती हो, मुझे पता है कि तुम अपनी डिग्री हासिल करने के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो, पर लैब के घंटे का रिस्पेक्ट किया करो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ रोज़ सफाई करनी पड़ती है। फिर कियाना मन में कहती है ये पर्सन, ये मेरा वो जूनियर है जो मेरे रिसर्च पेपर पर साइन करता रहता था बिना मेरे कोई काम किए, क्योंकि वो बस टिंकर रिश्तेदार था। फिर वो अपने मन में कहती है कि सब कुछ इतना कंफ्यूजन में था कि मैंने अपनी मर्जी से ज़्यादा सॉफ्टली जवाब दे दिया। फिर वो कहती है तुम होते कौन हो? एक मेडिकल डॉक्टर कैंडिडेट? मुझे क्रिटिसाइज करने वाले, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पेंडुलम मोशन से तुम्हारी सेल्स को चल दूंगी। फिर वो पर्सन कहता है क्या तुम अभी भी आधी नींद पे हो? और तुम्हारा ये डॉक्टरल कैंडिडेट से क्या मतलब है? डॉक्टरल कैंडिडेट तो तुम हो, मैं नहीं। एनीवे मैं जा रहा हूँ यहाँ से जैसा तुमने कहा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में कियाना दिखाई जाती है जो अभी भी होश में नहीं थी। फिर वो कहती है बेटा मैंने ये तो मेरा वो कोट है जो मैंने डॉक्टरी के दौरान पहना था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मुझे उसे कब नहीं समझना चाहिए था। फिर वो कुछ गिरा देती है और वो पीछे मुड़ती है। फिर वो कहती है ओ आज का न्यूज़पेपर, क्या ये उस बदमाश ने यहाँ पर छोड़ा था? होल्ड ऑन, क्या ये सच है? सीरियसली? फिर वो जल्दी से न्यूज़पेपर उठाती है, उसमें लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज़। मेलिसा फ्रेली ने हाउस फ्रेली का टाइटल छोड़ दिया और अल्लुआ मठ पर जाकर संत के रूप में ज्वाइन कर लिया है। और उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि वो अपनी पूरी लाइफ सेवा करते हुए डिवोट कर देंगी। और आज की डेट है 1 साल पहले। फिर वो मेलिसा की बातें याद करती है कि उसने कहा था कि मैं टाइम में पीछे जाऊंगी अपनी सारी मेमोरीज के साथ और फिर मैं मोनेस्ट्री में ज्वाइन हो जाऊंगी, हाउस फ्रेली का टाइटल छोड़ दूंगी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। क्या सच में ये मेलिसा ने किया है? सच में हम टाइम में पीछे चले गए हैं?
फिर वो कहती है मैंने पहले खुद को संभाला और फिर जाके मेलिसा को मोनेस्ट्री पे लेटर भेजने का डिसाइड किया। फिर वो उस लेटर पर लिखती है क्या तुम सीरियसली अपने हाउस फ्रीली का टाइटल छोड़ रही हो और जाके सेंट बन रही हो? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि अगले साल हमारी फैमिली का क्या होगा? मैंने नेक्स्ट ईयर शब्द का इस्तेमाल ज़रूर से किया है ताकि उसे पता चल सके कि मैं भी टाइम में वापस आ गई हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे लेटर लिख रही हूँ, ये बात अपने आप में ही काफ़ी हैरानी की बात है। वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है बट एटलीस्ट उसे इतनी बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैं यही रहूँगी और अपने अगले कदम पर ध्यान दूँगी। फिर कुछ दिनों बाद हमें मैजिक टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेलिसा की ऊपर लेटर लेके आती है। फिर वो पर्ट कहती है कियाना कियाना मैं मेलिसा का लेटर लेकर आया हूँ। फिर जब कोई अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो कियाना को बुलाती है और कुछ देखकर हैरान हो जाती है। कियाना कहती है उसे हेलो और वो भी बड़े टेंशर्ड लुक से। फिर कियाना को वो वर्ड कहती है ये सारे नोट किस बारे में है और फिर कियाना कहती है क्या एक मिनट के लिए तुम अपना मुंह बंद रखोगे, पहले मैं पढ़ना ख़त्म कर लूँ इसके बाद इतना चाहे चिल्ला देना। फिर उस लेटर में मेलिसा ने लिखा था कि डियर कियाना काफ़ी समय हो गया तुम्हें मिले हुए। तुम हमेशा ऐसा दिखाती थी कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, पर अब लगता है कि तुम अंदर ही अंदर मेरी काफ़ी चिंता करती थी। लेकिन चाहे तुम्हें लोग जलन से भरी हुई क्रूर लड़की क्यों ना कहे, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारे दिल में किसी न किसी कोने में थोड़ी सी अच्छाई तो ज़रूर होगी। हालांकि लास्ट टाइम तुमने ये कहा था कि अगली बार मिलने पर मेलिसा से एक एक बीज निकलवाऊंगी स्ट्रॉबेरी के। फिर क्या ना सोचती है आखिर ये कहना क्या चाहती है। फिर वो आगे बढ़ती है, उसमें लिखा था एनीवे जब मेरी एक सुबह आँख खुली तो मुझे अचानक से मोनेस्ट्री में जाकर सेंट बनने की एक अजीब सी पुकार महसूस हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक सीधा हेवन का साइन है? फिर कियाना अपने मन में सोचती है हाँ, उसने तो खुद कहा था कि वो मरने से बचने के लिए मोनेस्ट्री जाना चाहती है। फिर वो आगे पढ़ती है कि इसमें लिखा था मैं दूसरी सेंट्स के साथ वॉलंटियर वर्क के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए तुम मुझसे कुछ समय के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाओगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लेकिन तुम्हारे अंदर छिपी इस छोटी सी काइंडनेस को देखकर मैं बहुत भावुक हो गई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ा है। फिर कियाना अपने मन में सोचती है एक गिफ्ट, क्या वो सच में अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ रही है या फिर और कुछ? फिर वो बैठ कहती है तुम मानो या फिर न मानो, वो तुम्हारा गिफ्ट मैं ही हूँ, टाडा। फिर वो वर्ड कहती है क्योंकि अब मेलिसा फ्रीली नहीं रही इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे समन की ज़रूरत नहीं है। और फिर कियाना सोचती है क्या? फिर वो वर्ड कहती है कि इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया। फिर कियाना कहती है तुमने अभी क्या कहा? फिर कियाना हमें बताती है कि समन किए गए क्रिएचर हाउस फ्रीली के मेंबर्स के खुद के पास खुद के होते हैं और हर एक क्रिएचर के पास एक अनोखी एबिलिटी होती है और आमतौर पर वो लोग 8 साल की उम्र के आसपास ही इन क्रिएचर्स को समन करते हैं। लेकिन सिवाय मेरे मैं कभी किसी क्रिएचर को समन नहीं कर पाई चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो। फिर वो सोचती है कि लेकिन अब वो ना केवल अपने फैमिली नेम को ही छोड़ रही है बल्कि वो अपने समन को भी छोड़ रही है। क्या ये हद से ज़्यादा नहीं है? फिर वो वर्ड नीचे लेटते हुए कहती है कि होली पावर का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करना कोई आसान बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा मेलिसा ने प्लान बनाया था। इस टाइम समय को पीछे किया गया, उस टाइम तुम और मैं उसके कांटेक्ट में थे। फिर कियाना कहती है तुम उसे कांटेक्ट कहते हो, तुम तो पूरी तरह बेहोश होकर उसके पैरों पर पड़े हुए थे। एनीवे ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई होगी, इसी वजह से तुम्हारी और मेरी यादें ही बची रही होंगी, मेलिसा की नहीं। फिर कियाना कहती है तो इस समय मेलिसा, फिर वो उसकी बात करते हुए वो वर्ड कहती है कि उसे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है कि वो टाइम में पीछे आ रही है। उसे बस इतना याद रहा कि उसे फ्रीली नाम को छोड़ना है और सेंट बनना है। इसलिए जैसे ही उसका रेग्रेस हुआ उसने मोनेस्ट्री में जाने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। फिर दिखाया जाता है मेलिसा कहती है ये पक्का कोई हेवन का साइन होगा। फिर कियाना कहती है क्या तुमने उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश की? फिर वो बात कहती है नहीं, मेलिसा फ्रीली नहीं रही और मैजिका समन बस हाउस फ्रीली को ही सर्व करते हैं। फैमिली के दूसरे मेंबर के पास जाना ज़्यादा बेटर होगा चाहे वो कितना ही रूथलेस क्यों ना हो। फिर कियाना कहती है कि रूथलेस चाहते हो कि मैं तुम्हें असली क्रूरता दिखाऊं? फिर वो बात कहती है नो,
फिर कियाना अपने मन में सोचती है सवनिंग के लिए बुलाए जाने के लिए सवनिंग की क्रिया ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए ये काफ़ी अजीब लग रहा है कि मेलिसा का सम्मान मुझे फ्रेली के रूप में मानता है। और फिर वो बर्ड पीछे से उसे बुलाती है, हेलो हेलो, क्या तुम सुन रही हो? फिर वो बर्ड कहती है, तो ठीक है कियाना, अब जब तुमने वो लेटर पूरा पढ़ लिया है तो क्या तुम मुझे ये बताओगी कि ये भद्दी चीज़ें क्या है? इन्हें देखकर ही मेरा मन मचलने लगा है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी लोनर ने लिखा हो। फिर कियाना कहती है, हाँ ये सच है, ये सब मेरी सोच के ट्रेसेस हैं कि आगे क्या करना है। फिर वो बर्ड कहती है, तुम्हारी सोच का तरीका ऐसा भी कौन सोचता है भला? फिर कियाना कहती है, हाँ मैं स्वाभाविक रूप से ही बहुत मेहनती हूँ। अगर चीज़ों को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो फ्रीली हाउस एक बार फिर से असुरक्षित हो जाएगा और मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस मुसीबत से परिवार को बचाने के लिए मेरे जैसे किसी समझदार इंसान की ज़रूरत होगी। फिर वो चिड़िया उसे कहती है, तुम बुद्धिमान हो या नहीं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हाउस फ्रीली को बचा पाओगी? तुम एम्पायर से दूर एकदम छोटे से गांव पे दुबक कर बैठी रहती हो और तुम्हें एम्पायर के अफेयर के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तुम्हें साजिशकर्ता के बारे में भी शायद ही कुछ मालूम होगा। ये जो कियाना कहती है कि जैसे कि तुमने इतनी आसानी से घमंड में कह ही दिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन सबसे अच्छा सॉल्यूशन मेरे दिमाग में खुद ब खुद आ गया है। फिर वो कहती है, लेकिन चिरपी तुम तो जानती ही होगी ना एम्पायर में आगे क्या होने वाला है। तुम मेलिसा से हमेशा गोंद की तरह चिपकी रहती थी, इसलिए तुम एम्पायर के हर चक्कर काट रही थी। इसलिए तो फिर चलो अब जो भी तुम्हें पता है सब कुछ मुझे बताओ, छोटी से छोटी डिटेल भी। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं। और फिर चिरपी कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं सालों की घटनाओं को 2 हफ्ते में बता दूँ? फिर कियाना कहती है, हाँ। फिर वो बर्ड कहती है, तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी कैसे हो सकती हो? ये प्यारी सी छोटी सी चिरपी तुम्हारे लिए इतनी दूर बस एक लेटर पहुंचाने आई और तुम फिर भी मुझ पर इतना सारा काम का बोझ डाल रही हो। वो उसे प्यार से देखने लगती है। फिर चिरपी कहती है कि मैं तुम्हारी नाकों के झांसे पे नहीं आने वाली। तुम बस एक जुनूनी लड़की हो जिसके सर पर ऑब्सेसिव डिटर्मिनेशन सवार है और कुछ भी नहीं। फिर वो कहती है, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं बस सेल से बनी हूँ, ना कि पागलपन से। 3 घंटे बाद दिखाया जाता है वो मेज पर जोर से हाथ मार के बोलती है, चलो भी तुम कर सकती हो, अपने नन्हे नन्हे ब्रेन सेल्स पर जोर डालो। तुम डिटेल्स कैसे याद नहीं कर पा रही हो, और कोशिश करो, धीरे धीरे खुद ब खुद याद आ जाएगा। तुम मेहनत करोगी तो सब कुछ आ जाएगा। अभी तो बस 3 घंटे ही हुए हैं। फिर चिरपी सोचती है, मुझे पता था कि आना बहुत अजीब है। और कियाना कहती है कि तुम रुक क्यों गए, तुमने बोलना बंद क्यों कर दिया, और सोचो तुम कर सकते हो। फिर रोते हुए वो सोचती है कि मुझे किसी ने चेतावनी नहीं दी थी कि ये मेहनत को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। फिर वो कहती है, 1 मिनट, मुझे मिल गया, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। फिर कियाना कहती है, देखा मेहनत का फल हमेशा मिलता है, वैसे क्या रास्ता है? फिर चिरपी बताती है कि जो समन्स होते हैं वो अपनी मेमोरीज अपने मास्टर को सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर वो जाकर उसके सर पर बैठ जाती है और वो कहती है, एग्जैक्टली यहीं पे। फिर कियाना कहती है, तुमने ये समझने में काफ़ी देरी कर दी। फिर वो दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो कियाना कहती है कि हे चिरपी, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी बातें वैसे ही बताओगे जैसे तुमने देखा था, तो फिर ये सब क्या है? मुझे ये सब टेक्स्ट में क्यों दिखाई दे रहा है? ये सब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक नोवेल पढ़ रही हूँ और उसकी प्रोटैगनिस्ट मेलिसा है। और इस तीसरे पर्सन की बात सुनकर तो मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस एक समन हूँ, मैं उसके कंधे में बैठ के सब कुछ देख ही सकता था। मुझे लगता है यही एक तरीका है जिससे मैं तुम तक सारी घटनाएं पहुँचा सकता था, क्योंकि अभी तक हमारा समनिंग बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है। क्या सच में तुम बस इतना ही था जो तुम कर सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक ट्रैश रोमांस नोवेल पढ़ी हो। मुझे इतना तो पता था मेलिसा मेंस के बीच में बहुत फेमस है, पर ये सब तो रिगार्डलेस है। मेरे जाने के बाद मेलिसा ने खुद को काउंटलेस मैन से घिरा हुआ पाया जो उसके लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड थे। मेरे रास्ते में ना होने के कारण मुझे पूरा यकीन था कि वो रॉड्रिगो से शादी कर लेगी।
लेकिन इसके बजाय उसने बात को लटकाए रखा और काउंटलेस फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। इन सारे हंगामे के बीच मेरा भी कहीं कहीं जिक्र आता है। फिर एक आदमी कहता है कि कितनी रिलीफ की बात है कि लेडी कियाना डिसअपेयर हो गई। अगर वो यहाँ पर रुकती तो आपको और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता लेडी मेलिसा। फिर एक दूसरा पर्सन कहता है, लेडी मेलिसा, मैं आपके उन सभी दर्द और ज़ख्मों को दूर कर दूंगा जो उस दुष्ट औरत ने आपको तब दिए थे जब आप छोटी थी। फिर एक तीसरा पर्सन कहता है, उस कमबख्त लड़की ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म दिया है ना, काश वो यहाँ होती तो मैं उसे बताता। फिर कियाना कहती है, ये सारे कमीने। ये सब बहुत गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन मेरे पास इसमें अटके रहने का इतना समय नहीं है। लेकिन मुझे जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है इस कबाल हरम रोमांस नोवेल से उन घटनाओं को निकालना जो कैपिटल में हुई थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको इस मानवा का और एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।